हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन सभी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से या इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें हम एनटी यूजीसी नेट एग्ज़ाम की, टीजीटी एग्ज़ाम की या पीजीटी एग्ज़ाम की, अदर स्टेट के जितने भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो उन वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। बात करते हैं हम आज के वीडियो की। तो आज के वीडियो के अंदर हम आधुनिक भारत के प्रमुख अधिनियमों के ऊपर बात कर रहे थे, जिसमें हमने 1858 के अधिनियम की बात की थी। फिर उसके बाद 1861 के अधिनियम की बात की थी। 1892 का जो अधिनियम है उसके ऊपर बात की थी। आज के वीडियो के अंदर हम 1909 के अधिनियम और 1919 का जो अधिनियम था, जिसको 1909 वाले को तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है, और 1919 का जो अधिनियम आता है दोस्तों, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। तो आज के वीडियो के अंदर हम इन दोनों अधिनियमों को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। क्या ज़रूरत पड़ी थी इन अधिनियमों को लेकर आने की, राष्ट्रवाद को किस तरीके से कुचला गया है, और किस तरीके से फूट डालो राज करो की नीति को यहाँ पे अप्लाई किया गया है, उन सारी चीज़ों को आज के वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलते हम स्लाइड के ऊपर, जिस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम स्लाइड के ऊपर, जहां इस टॉपिक को यानी कि 1919 का और 1909 के अधिनियमों के ऊपर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम 1909 के अधिनियम को समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसकी ज़रूरत पड़ी थी, क्यों ये लेकर आया गया था। इसके अलावा इसमें क्या व्यवस्था की गई थी, क्या फैसिलिटीज़ भारतीयों को मिली थी, और क्या इसके दुष्परिणाम रहे। इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों 1909 के अधिनियम को। तो हम देखें, इससे पहले का जो अधिनियम आया था 1892 का जो अधिनियम आया था दोस्तों, उसके अधिनियम के अंदर क्या दोष थे, क्या सुधार थे, उन सारी चीज़ों को देखते हुए, और भारत के अंदर जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए, 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। कांग्रेस की स्थापना होने के बाद वैसे पहले तो आपका नरम दल का वर्चस्व रहता है, मगर 1905 के बाद जब कांग्रेस का विभाजन हो जाता है दोस्तों, तो 1905 के बाद और बंगाल विभाजन भी हो जाता है। उन सब गतिविधियों के बाद भारत के अंदर राष्ट्रवाद का जो है लहर फैल जाती है, और क्रांतिकारी गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में अंग्रेज़ों ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए, और जो राष्ट्रवाद की भावनाओं को जो उबाल जो लोगों के दिलों के अंदर बड़ा हुआ था, लोगों के दिलों के अंदर जो राष्ट्रवाद पनप रहा था, उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए और हिंदू मुस्लिम एकता के अंदर दरार लाने के लिए, यानी कि पहले तो उन्होंने बंगाल विभाजन किया था, तो उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की गई थी, मगर उसमें उन्होंने जो साजिश रची थी, उस साजिश को वो रच नहीं पाए थे, और उस साजिश में वो नाकाम रहे थे, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता को वो समाप्त नहीं कर पाए थे। तो इन सारी चीज़ों को वापस से रीस्टेब्लिश करने के लिए, उन सारी चीज़ों को पुनः उसको लागू करने के लिए इन्होंने 1909 का अधिनियम लेकर आया, और उसके अंदर ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसी फैसिलिटीज़ इन्होंने दी, जिससे भारत के अंदर ऐसे बीज इन्होंने बोए जो 1947 के अंदर जाकर देखने को मिलते हैं, जो हमको भारत के विभाजन के रूप में ये सारी चीज़ों को स्वीकार करना पड़ता है। तो उसकी जो शुरुआत है दोस्तों 1909 के अधिनियम के अंदर ही शुरुआत कर दी जाती है। जो भारत के टुकड़े यानी कि हिंदू पाकिस्तान और भारत के जो टुकड़े हुए हैं, उसकी शुरुआत आपको 1909 के अधिनियम से देखने को मिल जाएगी, यानी कि हिंदू और मुस्लिम के अंदर जो दरार पैदा की गई थी, वो 1909 के अधिनियम के अंदर देखने को मिल जाती है। तो ये सुधार क्यों किया गया और किस तरीके से इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, वो चीज़ें हम देख लेते हैं। मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य 1892 के अधिनियम को दोषों को दूर करना था दोस्तों। तो जैसे कि 1892 में जो अधिनियम आया था, उसके अंदर क्या क्या चीज़ों की कमी रह गई थी, क्या क्या सुधार करना था, उन सारी चीज़ों को, कमियों को दूर करने के लिए 1909 का अधिनियम लेकर आया जाता है। भारत में बढ़ते हुए उग्रवादी दोस्तों, उग्रवादी घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, आप सभी को पता होना चाहिए। बंगाल विभाजन होता है, बंगाल विभाजन के साथ ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है, और उसके बाद जो उग्रवादी जो नेता होते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक वगैरह, लाल बाल पाल की जो तिगड़ी थी, इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उत्पात मचा रखा था। तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, और जो उदारवादी लोग थे, उस दल के नेताओं को अपने पक्ष में करने के लिए, यानी कि उग्रवाद और उदारवाद दोनों के बीच में
बंटवारा करने के लिए, दोनों को अलग अलग करने के लिए, दोनों के बीच में फूट डालने के लिए ये अधिनियम लेकर आया जाता है। और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था, यानी कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी उन सारी क्रांतिकारी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए, उनको कुचलने के लिए, उनका दमन करने के लिए ये अधिनियम लेकर आया जाता है। इस अधिनियम को तत्काल भारत सचिव मार्ले तथा वायसराय मिंटो के नाम पर, यानी कि जिस समय ये अधिनियम लेकर आया जाता है दोस्तों, तो उस समय भारत के जो तत्कालीन सचिव थे उनको मार्ले, यानी कि उनका नाम मार्ले था। और भारत के जो वायसराय थे दोस्तों ये मिंटो थे। तो ये मिंटो प्रथम थे या मिंटो द्वितीय, ये काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ये मिंटो द्वितीय थे दोस्तों। हालांकि इसी के समय, यानी कि 1809, मतलब इससे 100 साल पहले 1808 1809 के लगभग मिंटो प्रथम थे। तो यानी कि मिंटो प्रथम के 100 साल बाद मिंटो द्वितीय आते हैं, वो 1909 के अधिनियम के समय रहते हैं। तो मिंटो द्वितीय होते हैं दोस्तों ये। तो इस वजह से इनको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। और दोस्तों ये अधिनियम लेकर आने के पीछे एक समिति का भी रहता है हाथ, जिसको अरुंडेल समिति कहा जाता है दोस्तों। सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1909 के अधिनियम को पारित किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इसको लेकर आया जाता है। और राष्ट्रवाद का सामना कर रहे थे, तो उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए ये अधिनियम को लेकर आया जाता है दोस्तों। अब इसके अंदर क्या क्या व्यवस्था थी, क्या क्या प्रावधान थे, इसको हम समझ लेते हैं। प्रमुख प्रावधान की अगर बात करें तो इस अधिनियम के द्वारा, यानी कि जो 1892 का जो अधिनियम था, उन अधिनियम के दोषों को, उस अधिनियम की जो कमियां थी उसको समाप्त करने के लिए ये अधिनियम लेकर आया जाता है। तो उसमें हमने देखा था दोस्तों 1892 का अगर हम अधिनियम की बात करें तो उसके अंदर देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या प्रावधान थे और उसके अंदर क्या प्रावधान थे। तो उससे हम तुलनात्मक अध्ययन समझेंगे। तो इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी जाती है। यानी कि इससे पहले का जो अधिनियम था दोस्तों 1892 का अधिनियम, उसके अंदर हमने बात की थी दोस्तों, तो उसके अंदर कम से कम 10 सदस्य और ज़्यादा से ज़्यादा 16 सदस्यों का प्रावधान रखा गया था। मगर होता क्या है दोस्तों, जब राष्ट्रवादी गतिविधियाँ बढ़ जाती है, क्रांतिकारी गतिविधियाँ बढ़ जाती है और लोगों के अंदर जब राष्ट्रवाद की भावना प्रेरित हो जाती है, तो इन सारी चीज़ों को शांत करने के लिए, यानी कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बच्चा अगर रोता है तो उस बच्चे को कोई खिलौना या कोई झुनझुना टाइप सा कोई से भी जो भी चीज़ है जिससे वो रोना बंद कर दे, या जो भी उसकी जिद है वो उसकी समाप्त हो जाए, या उसको चॉकलेट दे देते हैं। उसी तरीके का काम अंग्रेज़ों के द्वारा किया जाता था। जब जब भारतीय राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव होता है, जब जब भारतीय राष्ट्रवाद बढ़ता है, अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा इनको लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है। यानी कि भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए उनको या तो टॉफ़ी पकड़ा देंगे, चॉकलेट पकड़ा देंगे, यानी कि राष्ट्रवाद को कुचलने का ये इनके उपाय थे। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया दोस्तों, जो 16 सदस्य थे केंद्रीय परिषद के अंदर, केंद्रीय विधान परिषद के अंदर, उससे बढ़ाकर इन्होंने 60 कर दिए। तो 60 कर दिए जाते हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं दोस्तों 60 सदस्य किस तरीके से होते हैं। तो इसके अंदर जो 60 सदस्य थे, इसमें 32 जो सदस्य थे उसके गैर सरकारी थे, और 27 सदस्य जो थे दोस्तों वो निर्वाचित होते थे। यानी कि 32 जो थे दोस्तों ये गैर सरकारी होते थे। गैर सरकारी यानी कि गैर सरकारी लोगों को इसमें शामिल किया जाता था। और 27 जो सदस्य थे, 27 मेंबर को यहाँ पे निर्वाचन होता था। और 5 सदस्य जो होते थे दोस्तों ये नॉमिनेट होते थे। तो इस हिसाब से टोटल 60 सदस्यों को आपने समझ लिया है दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों विधान परिषद के अंदर भी क्या व्यवस्था की जाती है। इस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का आयोजन किया जाता है दोस्तों। तो इसके अंदर क्या होता है, मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यानी कि उनके लिए प्रत्यक्ष पृथक मताधिकार का अधिकार दे दिया जाता है। यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व वाला अगर हम समझे दोस्तों, पृथक मताधिकार का जो इनको अधिकार दिया जाता है, यानी कि पृथक निर्वाचक क्षेत्र का जो इनको अधिकार दिया जाता है मुसलमानों को, वो फूट डालो राज करो की नीति के तहत दिया जाता है। तो इसको हम समझते हैं दोस्तों ये किस तरीके से दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं दोस्तों, ये एक पूरा प्रांत है। इस प्रांत के अंदर ये 4 सीट है, 4 से ज़्यादा सीट होती है मगर हम 4 सीट ही मान लेते हैं। जैसे कि इनको अगर मुसलमानों को अगर एक सीट दे दिए, ये सीट पे आपको चुनाव लड़ना है, तो इस सीट पे अगर मुसलमान लोग अगर चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ पे जो लड़ने वाले, यानी कि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे वो मुसलमान होंगे,
तो एक पार्टी से ये मुसलमान खड़ा होगा, दूसरी पार्टी से अगर खड़ा होगा तो वो भी मुसलमान ही होगा, यानी कि दोनों जो भी 2 3 4 5 7 10 जितने भी जो भी प्रतिनिधि होंगे चुनाव लड़ने के लिए वो सारे मुसलमान होंगे, ये प्रावधान था। इसके अलावा जो इनको वोट करेंगे वो भी ओनली मुसलमान ही करेंगे, यानी कि दोस्तों अगर इस प्रदेश के अंदर कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई पारसी है, उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, यानी कि मुसलमानों को ही चुनाव लड़ने का अधिकार था और मुसलमानों को ही मत देने का अधिकार था, यानी कि अपना नेता वो खुद ही चुन सकते थे, ये अधिकार यहाँ पे दे रखा था। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पे फूट डालो राज करो की नीति देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि जो हिंदू लोग हैं, जो सिख लोग हैं, उनको ये अधिकार नहीं दिया था, वो ना तो चुनाव लड़ सकते थे, ना इस स्टेट के अंदर जिस सीट पे ये चीज़ उनको रिजर्वेशन दिया जाता था वहाँ पे ना तो चुनाव लड़ सकते थे ना मत दे सकते थे, यानी कि जिस सीट को मुस्लिम रिजर्वेशन दिया जाता था वहाँ पे चुनाव लड़ने का अधिकार भी मुसलमानों को दिया जाता है और वोट देने का अधिकार भी मुसलमानों को दिया जाता है, ये चीज़ आपको समझना है। इसके बाद लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को, मतलब ये जब चीज़ें पूरी क्लियर हो जाती है तो ये प्रावधान के बाद लॉर्ड मिंटो जो थे दोस्तों वाइस राय, उन्होंने अपने सचिव यानी कि जो भारत सचिव थे लॉर्ड मार्ले को लिखते हैं कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा, यानी कि दोस्तों इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली थी, क्योंकि जो चीज़ इन्होंने लागू की थी उस चीज़ का जो फल था वो काफ़ी ज़्यादा भयानक होने वाला था, ये चीज़ इन्होंने पहले से ही एडवांस में ये बात बोल दी थी। तो दोस्तों ये सही बात थी, क्योंकि इसका जो असर था वो हमको 1947 के अंदर देखने को मिलता है, तो यहीं से ये शुरुआत हो जाती है फूट डालो राज करो की। तो ये आपको 1947 के अंदर भारत के टुकड़े करवाने तक इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद और क्या प्रावधान थे इसको और समझ लेते हैं। भारतीय सदस्यों को बजट पर विवेचना करने, लोकहित के विषयों पर चर्चा करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया जाता है। दोस्तों तो हमने इससे पहले जो हमारा 1892 का अधिनियम देखा था उसके अंदर ना तो मतलब बहस तो कर सकते थे मगर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, ना विवेचना कर सकते थे, ना चर्चा कर सकते थे, तो ये पूरे अधिकार आपको 1909 के अधिनियम के तहत दिए जाते थे। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, सप्लीमेंट्री यानी कि अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार जो दिया जाता है वो 1909 के अधिनियम के अंदर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि जो भारत परिषद थी दोस्तों, एक तो इंग्लैंड के अंदर थी और एक कार्यकारिणी परिषद थी, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद जो भारत के अंदर रहकर शासन संचालन कर रही थी। तो इन दोनों के अंदर भारतीय सदस्यों को शामिल किया जाता है, यानी कि जो भारत परिषद यानी कि जो भारत सचिव था उसकी जो परिषद थी उसके अंदर एक सदस्य को शामिल किया जाता है और जो कार्यकारिणी होती है दोस्तों उसके अंदर 2 सदस्यों को शामिल किया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन सदस्यों के नाम भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो जो भारत की जो कार्यकारिणी परिषद थी दोस्तों उसके अंदर केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को भारत परिषद में नियुक्त किया जाता है, यानी कि जो भारत परिषद थी दोस्तों वायसराय जो भारत सचिव की उसके अंदर केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को शामिल किया जाता है और एसपी सिन्हा जो थे, ये जो लॉर्ड मिंटो की जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी जो भारत के अंदर थी उसके अंदर एसपी सिन्हा को यानी कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी के अंदर विधिक सदस्य के रूप में यानी कि दोस्तों विधिक सदस्य के रूप में यहाँ पे शामिल किया जाता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो एक बार और समझ लेते हैं इस अधिनियम को। ये अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार 1892 का जो अधिनियम था उसके दोषों को दूर करने के लिए लेकर आया जाता है और उग्रवाद और राष्ट्रवाद क्रांतिवादी राष्ट्रवाद को समाप्त करने के लिए अधिनियम को लेकर आया जाता है। और लॉर्ड मार्ले भारत सचिव मार्ले और वायसराय मिंटो के नाम पर इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है और सर अरुंडेल समिति की सिफारिश पर यह अधिनियम लेकर आया जाता है। इसके अंदर प्रावधान की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको जो केंद्रीय विधान परिषद होती है जिसके अंदर अभी देखे हमने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को यहाँ पे शामिल किया जाता है, तो उसके अंदर 16 सदस्यों से बढ़ाकर 60 सदस्य कर दिए जाते हैं और इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का आयोजन किया जाता है, यानी कि जो इलेक्शन करवाए जाएंगे वो इस तरीके से करवाए जाएंगे। और मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई, यानी कि एक तो पृथक मताधिकार यानी कि पृथक तो ये वोट डालेंगे और पृथक ही इनका निर्वाचन क्षेत्र होगा। तो यहाँ से फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई। लॉर्ड मिंटो ने इस व्यवस्था के बारे में कहा है कि दोस्तों लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को कहा है कि हम नाक के दांत बो रहे हैं जिसके फल भीषण होगा, ये बात लॉर्ड मिंटो ने कही है, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को कही है।
इसके अलावा भारतीय सदस्यों को बजट पर विवेचना करना, चर्चा करना, अनुपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने का यहाँ पे अधिकार दिया जाता है। और सर्वप्रथम भारत परिषद के अंदर तथा वायसराय की कार्यकारिणी के अंदर भारतीय सदस्यों को शामिल किया जाता है। तो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को भारत परिषद के अंदर नियुक्त किया गया और एसपी सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं, हम 1919 के अधिनियम की बात कर लेते हैं। अब 1909 का अधिनियम तो हमने देख लिया। अब 1919 के अधिनियम के अंदर वही सारी चीज़ें की जाएगी जो 1909 के अधिनियम के अंदर नहीं की गई है। यानी कि एक के बाद एक जो अधिनियम आते हैं, उन सारे अधिनियमों के अंदर पिछले जो अधिनियम था उसके जो दोष थे, उसके जो सुधार थे, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे कंप्लीट किया जाता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से 1919 का अधिनियम लेकर आया जाता है। तो उसको देख लेते हैं दोस्तों, 19 अधिनियम जो है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। जिस तरीके से हमने मार्लियामेंटो पढ़ा था, तो यहाँ पे आपको मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, यानी कि मॉन्टेग्यू जो रहेंगे वो आपके भारत सचिव रहेंगे और चेम्सफोर्ड जो रहेंगे वो भारत के वायसराय रहेंगे। तो इन दोनों के नाम से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम इसको कहा जाता है। तो इसको समझ लेते हैं, इसको लाने की ज़रूरत क्या पड़ी, इसके जो मूलभूत जो कारण थे, किस वजह से इसको लेकर आया गया था, इसको समझ लेते हैं। 1909 के अधिनियमों में भारतीयों के स्वशासन की मांग को पूर्ण न कर सका था। यानी कि भारतीयों के द्वारा, यानी कि जो हमारे दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने 1905 के 5 का जो अधिवेशन होता है उसके अंदर उन्होंने स्वशासन की मांग की थी। हालांकि इसके अलावा दोस्तों जो और लोग थे क्रांतिकारी गतिविधियों में जो संलिप्त थे, जो लाल बाल पाल थे, वो लोग भी स्वराज की जो है काफ़ी ज़्यादा मांग कर रहे थे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए 1909 का अधिनियम लेकर आया जाता है, मगर उसके अंदर ये सारी व्यवस्था नहीं हो पाई थी। मगर इस व्यवस्था को लागू करने के लिए 1919 का अधिनियम लेकर आया जाता है। यानी कि भारत को डोमिनियन स्टेट यानी कि स्वराज प्रदान करने के लिए 1919 का अधिनियम लेकर आया जाता है। इसके अलावा दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, आप सभी को पता होना चाहिए। 1914 से लेकर 1918 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। तो इसी युद्ध के अंदर भारतीय सेना जो थी ये मिस्र के अंदर अपना युद्ध का परचम लहरा रही थी। तो वहीं पे जब युद्ध के अंदर जब भारतीय सेना यानी कि ब्रिटिश की तरफ से जो भारतीय सैनिक पहुंचाए गए थे, तो वो वहाँ पे जाके सेनाएं हार जाती है। जो ध्रुवी राष्ट्र थे उनसे ये सेनाएं हार जाती है। तो इस वजह से वहाँ पे एक कमीशन नियुक्त किया जाता है। तो उस कमीशन के द्वारा ये तय किया जाता है कि ये सेनाओं के पीछे हारने में और ये क्या व्यवस्था थी, इसकी वजह से जो हम हारे हैं, इसका पता लगाने के लिए एक मेसोपोटामिया आयोग का गठन किया जाता है। तो ये मेसोपोटामिया आयोग अपने जो आयोग जो गठन किया है, उस आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की जाती है। उसके अनुसार दोस्तों अंग्रेजों को भारत में शासन करने का अक्षम बताया, यानी कि अंग्रेज लोग जो है भारत के अंदर शासन करने के लिए अक्षम है, ये बात इन्होंने मेसोपोटामिया आयोग ने कही है। तो इस आयोग को डैमेज कंट्रोल को दूर करने के लिए 1919 का अधिनियम लेकर आया जाता है। तो ये सारे कारण हैं। इसके अलावा दोस्तों 1916 के अंदर जो एनी बेसेंट के द्वारा और लाला बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो होम रूल लीग आंदोलन चलाया जाता है, तो उसके द्वारा भी भारत के अंदर जागृति हो जाती है, यानी कि राष्ट्रीय चेतना का विकास हो जाता है। तो उस राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए जो भारत के अंदर, भारत के लोगों के अंदर जो होम रूल की भावनाएं जो जागी हैं, उनको ख़त्म करने के लिए, उनकी भावनाओं को कुचलने के लिए, उनका जो आंदोलन चल रहा है उसको दबाने के लिए 1919 का अधिनियम लेकर आया जाता है। इन सबके मद्देनज़र तत्कालीन भारत सचिव जो थे दोस्तों मॉन्टेग्यू, उन्होंने 30 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार के सामने एक सुधार को प्रस्तुत किया, यानी कि प्रस्तुत सुधार की घोषणा की दोस्तों कि मुझे अब ना भारत के लिए कुछ सुधार करना है। इसकी घोषणा इन्होंने 30 अगस्त 1917 को की है। घोषणा में सर्वप्रथम भारत को स्वतंत्र डोमिनियन, तो डोमिनियन क्या होता है दोस्तों, जिसके अंदर संप्रभुता को छोड़कर जितने भी जो भी चीज़ें रहती है वो स्वतंत्रता दे दी जाती है। यानी कि भारत के लोगों को शासन में सम्मिलित तो कर लिया जाएगा, मगर ये संप्रभु राष्ट्र नहीं बनेगा। यानी कि जो भी जो चीज़ें करनी है भारत के बाहर की, यानी कि विदेशों के साथ किस तरीके से संबंध करना है, यानी कि भारत के शासन के अंदर पूरी तरीके से स्वतंत्रता प्रदान नहीं करना और ब्रिटेन वालों का यानी कि ब्रिटिश क्राउन का हस्तक्षेप जारी रखना, उसको डोमिनियन स्टेट की संज्ञा दी जाती है। यानी कि उसको स्वतंत्रता की श्रेणी में तो रखा जाता है, मगर उसके अंदर हस्तक्षेप ब्रिटिश क्राउन के रहेंगे। तो ये डोमिनियन स्टेट की स्थिति प्रदान करने की बात कही गई, किसके अंदर, मॉन्टेग्यू के द्वारा जो घोषणा की गई है उसके अंदर ये बात देखने को मिलती है।
इसके बाद जुलाई 1918 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित होती है, जिसके आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 पारित हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 पारित हो जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या प्रावधान देखने को मिलते हैं उसको हम समझ लेते हैं। प्रमुख प्रावधान की अगर बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर सबसे पहले इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इससे पहले जितना भी जो भी शासन था वो सारा शासन ब्रिटिशों के द्वारा, यानी कि ब्रिटिश के जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसके द्वारा शासन संचालन किया जा रहा था। मगर भारतीयों के द्वारा लगातार स्वराज की मांग की जा रही थी, उत्तरदायी शासन की मांग की जा रही थी और स्वतंत्रता की मांग की जा रही थी। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर जब 1919 का जो अधिनियम आता है उसमें उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आपको उत्तरदायी शासन दिया जाएगा, यानी कि आपको ही शासन को रूल करना है और आपको ही शासन का संचालन करना है। ये हम देखेंगे किस तरीके से होता है। यानी कि 1919 के अधिनियम के बाद फिर 1922 के अंदर चुनाव करवाए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे दोस्तों। 1793 में भारत सचिव का खर्च, यानी कि 1793 का जो हमने भारत वो पढ़ा था, 1793 के जो चार्टर एक्ट के द्वारा जो भारत के सचिव थे उसका खर्च भारत के राजस्व से दिया जाता था, तो इसको बंद कर दिया गया दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ हमने जो 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसके अंदर भी बताई थी कि ये चीज़ 1919 के अधिनियम के अंदर जाकर खत्म हो जाती है। तो ये भारत सचिव का जो वेतन जा रहा था यहाँ से, जो राजस्व के रूप में यहाँ से सैलरी जा रही थी उनकी, उस सैलरी को ख़त्म कर दिया जाता है। भारत परिषद के सदस्यों की संख्या, यानी कि भारत परिषद के अंदर जैसे कि हमने देखा था अभी 2 सदस्यों को यहाँ पे शामिल किया गया था, तो वहाँ पे संख्या बढ़ा दी जाती है, तो उसमें न्यूनतम संख्या 8 और अधिकतम संख्या 12 कर दी जाती है। तो 6 सदस्य की कमेटी बनाई गई थी, उसके अंदर आपने देखा फिर 8 सदस्यों से लेकर 12 सदस्यों तक यहाँ पे बढ़ा दिए जाते हैं। इसके बाद भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि हाई कमिश्नर का प्रावधान किस अधिनियम के अंदर किया जाता है, तो 1919 के अंदर किया जाता है। हालांकि इसमें आपको एक और अधिकारी के बारे में जानकारी मिलेगी, महालेखा परीक्षक के बारे में, वो भी आपको याद रखना है। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई है। इससे पहले जितने भी जो भी चुनाव हो रहे थे अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहे थे, यानी कि 1919 का जो अधिनियम है दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई और महिलाओं को अधिकार दिया गया, यानी कि महिलाओं को जो मताधिकार दिया गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। अब आपको कमेंट्स करके ये बताना है कि महिलाओं को तो मताधिकार के लिए लंदन के अंदर एक महिलाओं का शिष्टमंडल जाता है, उस शिष्टमंडल का नेतृत्व किस महिला ने किया था ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो महिलाओं को मताधिकार को बढ़ाने के लिए, यानी को जो रेशियो था उसको बढ़ाने के लिए एक शिष्टमंडल जाता है भारतीय महिलाओं का, उसके अंदर कई सारी महिलाएं शामिल रहती है, तो उनमें से किस महिला ने उस महिला शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था ये आपको कमेंट्स करके बताना है। अब प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली तो आपको पता ही होगा दोस्तों, डायरेक्ट वोट देकर किसी को जिताना, ये प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होती है। तो इसकी शुरुआत 1919 के अधिनियम के अंदर होती है। इसके बाद दोस्तों सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली जो 1909 के अंदर जो की गई थी, यानी कि मुसलमानों को अधिकार प्रदान किया गया था, उसके अंदर विस्तार किया गया। यहाँ पे अब आपको सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय पे भी ये जो व्यवस्था थी ये लागू कर दी जाती है, यानी कि उसका विस्तार कर दिया जाता है। और आगे जाके देखोगे आप तो 1932 के अंदर जो सांप्रदायिक पंचायत आता है उसके अंदर जो दलित समुदाय के जो लोग रहते हैं उनको भी ये अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। हालांकि फिर बाद में गांधी जी के द्वारा अनशन कर दिया जाता है, फिर वो चीज़ों को ख़त्म करवा दिया जाता है। तो सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय को भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली के अधीन कर दिया जाता है, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित कर दी जाती है। केंद्र के अंदर द्विसदन वाली व्यवस्था कर दी जाती है, एक राज्यसभा एक लोकसभा, जिस तरीके से आज वर्तमान में देख रहे हैं वो सारी व्यवस्था की शुरुआत यहीं होती है। तो उस समय दोस्तों राज्य परिषद, इसको उच्च सदन कहा जाता था दोस्तों। इसके बाद इसकी सदस्य संख्या 60 थी और विधानसभा, ये जो आज की वर्तमान लोकसभा है उसके तरह विधानसभा थी जिसकी सदस्य संख्या 145 थी। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों प्रांत के अंदर द्वैत शासन की स्थापना कर दी जाती है। तो प्रांत के अंदर द्वैत शासन की स्थापना 1909 के अधिनियम के द्वारा की जाती है। तो द्वैत शासन की स्थापना से क्या मुराद है, क्या मतलब है इसका, तो यहाँ पे आपके जो प्रांतीय विषय और केंद्रीय विषयों के अंदर विभाजन देखने को मिल जाता है। इस तरीके से प्रांत के अंदर द्वैत शासन की स्थापना की जाती है और ये स्थापना यहाँ से शुरुआत की जाती है इसकी। 1935 का जो अधिनियम होगा वहाँ पे जाके आपको केंद्र के अंदर द्वैत शासन की स्थापना की जाती है और प्रांतों के अंदर जो ये व्यवस्था है इसको ख़त्म कर दी जाती है। तो 1919 के अंदर तो प्रांत के अंदर द्वैत शासन की स्थापना की जाती है और 1935 के अंदर केंद्र के अंदर द्वैत शासन की स्थापना की जाती है।
ये आपको याद रखना है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 1 अप्रैल 1921 के अंदर वैध शासन, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो शासन था, बंगाल, मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम और यहाँ पे भी आरंभ कर दिया जाता है। यानी कि जो व्यवस्था थी द्वैध शासन की, वो यहाँ पे भी इन प्रदेशों के अंदर भी लागू कर दी जाती है और प्रांतों के अंदर शासन संचालन का अधिकार दे दिया जाता है। और द्वैध शासन का जो जन्मदाता है, द्वैध शासन जो हम देख रहे हैं, उसके जो जन्मदाता थे वो लियोनिस कार्टियस थे दोस्तों। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो लियोनिस कार्टिस के द्वारा द्वैध शासन के जन्मदाता के रूप में इनको माना जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लायोनिल कार्टिस जो थे ये द्वैध शासन के संस्थापक, ये जन्मदाता थे। और इनकी पुस्तक थी डायरकी। तो डायरकी का मतलब यही सिस्टम, जो डायरकी जो होता है दोस्तों, इसको द्वैध शासन ही कहा जाता है। तो डायरकी नामक इनकी जो पुस्तक थी उसके अंदर ही लायोनिल कार्टिस ने ये बात बोली है। तो द्वैध शासन को हम समझ लेते हैं दोस्तों, होता क्या है द्वैध शासन। इसके अंदर प्रांतों और केंद्र के मध्य जो विषय होते हैं उनको विभाजित कर दिए जाते थे। प्रांतों के विषयों का विभाजन किस तरीके से होता है, तो 2 तरह के विषय होते हैं दोस्तों। एक तो होते हैं सुरक्षित विषय और दूसरे होते हैं हस्तांतरित विषय। तो इसके अंदर सुरक्षित विषय कौन कौन से होते हैं? राजस्व, न्याय, वित्त और पुलिस। यानी कि जो जो इम्पोर्टेंट जो होते हैं, जैसे किसी भी शासन संचालन करने के लिए राजस्व यानी कि पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्याय यानी कि किसको दंड देना है, किसको नहीं देना है, ये। दूसरा वित्त, तो वित्त यानी कि इन सभी चीज़ों को किस तरीके से खर्च करना है, कैसे क्या इम्प्लीटेशन करना है पूरी योजना को, ये वित्त विभाग में आ जाता है। इसके बाद पुलिस यानी कि सुरक्षा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो विषय थे, इनको सुरक्षित विषय माना जाता है, यानी कि रिजर्व सब्जेक्ट बोला जाता है दोस्तों। तो ये अंग्रेजों के पास हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हस्तांतरित विषय यानी कि ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट की अगर बात करें, तो इसके अंदर स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह वगैरह, ये जो व्यवस्था वाली चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें आपके जो गवर्नर की जो परिषद थी दोस्तों, उसको ये दे दिए जाते हैं। यानी कि सुरक्षित विषय जो होती है दोस्तों, ये गवर्नर और अपनी परिषद के पास रख लेते हैं। यानी कि गवर्नर परिषद के अंदर तो अंग्रेज अधिकारी थे, वहाँ पे रख लिए जाते हैं। मगर जो हस्तांतरित विषय होते हैं, यानी कि जो छोटे मोटे जो विषय थे, स्वशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य वगैरह, ये गवर्नर और भारतीय मंत्रियों को दे दिए जाते हैं। तो इस वजह से दोस्तों इसको द्वैध शासन प्रणाली कहा जाता है। यहाँ पे प्रांतों के अंदर जो द्वैध शासन की स्थापना की गई थी वो इसी तरीके से की गई थी। यानी कि जो इम्पोर्टेंट जो विषय थे, वो गवर्नर ने अपने मंत्रियों के अपनी परिषद के साथ रख लिए। यानी कि जो वायसराय थे, वायसराय और वायसराय की जो परिषद थी उसमें रख लिए। यानी कि पैसा है, सुरक्षा है, न्याय है, इन चीज़ों को अपने पास रख लेता है। और जो व्यवस्था करने वाली चीज़ें थी, यानी कि न्याय, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और स्वशासन वगैरह वगैरह, ये जो चीज़ें थी, ये हस्तांतरित विषय थे। ये गवर्नर और उसकी जो परिषद के सदस्य थे दोस्तों, भारत और भारत के जो मंत्री, भारत के जो सदस्य उसमें शामिल थे, वहाँ पे रख दिए जाते हैं। तो इस तरीके से प्रांतों और इन दोनों के मध्य विषयों का विभाजन कर दिया जाता है। तो ये आपको समझना है दोस्तों। इसके अलावा भारत के अंदर लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। तो लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान इसमें किया जाता है। हालांकि 1925 के लगभग जाकर लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। तो इसका प्रावधान इसी में कर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ये हमने देखा दोस्तों, एक तो कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है और एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा सर्वप्रथम केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पृथक कर दिया। यानी कि बजट में भी यहाँ पे दोनों का विभाजन कर दिया जाता है। जिस तरीके से विषयों का विभाजन किया गया था, उसी तरीके से बजट का भी यहाँ पे विभाजन कर दिया जाता है। यानी कि केंद्र का बजट अलग रहेगा और प्रांतों का बजट अलग रहेगा। विषय का भी विभाजन हो गया और बजट का विभाजन हो गया। इसी वजह से इसको द्वैध शासन व्यवस्था कहा जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए संपत्ति एवं कर को यहाँ पे आधार बनाया गया। यानी कि जिसके पास जितनी जो संपत्ति है और जो टैक्स पेयर व्यक्ति है, जितने भी जो भी लोग टैक्स वगैरह देते हैं, इसके आधार पर लोगों को मतदाता सूची के अंदर जोड़ा गया और उन्हीं को ही मताधिकार दिया गया। यानी कि वही लोग मत दे सकते थे जो टैक्स वगैरह देते थे और जिनके पास संपत्ति थी। इस तरीके से यहाँ पे ये व्यवस्था की गई है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार और समझ लेते हैं।
1919 का जो अधिनियम है इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है दोस्तों। तो मॉन्टेग्यू जो थे ये भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे भारत के सचिव थे। 1909 के अधिनियम में भारतीय शासन की मांग को पूर्ण नहीं कर सका था, इस वजह से 1919 का अधिनियम लेकर आया जाता है। और जो विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, उसके अंदर मेसोपोटामिया के द्वारा यानी कि जो मिस्र के अंदर जो सेनाएं थी उनकी पराजय हो जाती है। तो उस पराजय को कारण को पता लगाने के लिए मेसोपोटामिया आयोग का गठन किया जाता है और वो अपनी रिपोर्ट देता है, बताता है कि अंग्रेज लोग जो है भारत के अंदर शासन करने के लिए सक्षम नहीं है। तो ये इन सारी चीज़ों को, डैमेज कंट्रोल को ख़त्म करने के लिए और होम रूल आंदोलन के द्वारा जो भारत के अंदर जागृति और राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, इसको दबाने के लिए मॉन्टेग्यू के द्वारा ये अधिनियम लेकर आया जाता है। तो इन सबके मद्देनज़र मॉन्टेग्यू ने घोषणा की 30 अगस्त 1917 को, और एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने के लिए यहाँ पे इन्होंने घोषणा की। और जुलाई 1918 को ये इनकी रिपोर्ट के आधार पर 1919 का अधिनियम पारित हो जाता है। इसके अंदर व्यवस्था की अगर बात करें, तो 1900 इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाएगा ये। इसके अलावा 1793 के द्वारा जो भारत सचिव को वेतन दिया जाता था भारत से, उसको समाप्त कर दिया जाता है। भारत परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाती है, 8 से बढ़ाकर 12 कर दी जाती है, यानी कि कम से कम 8 रख सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रख सकते हो। और देखते हैं दोस्तों कि जब तक भारत आज़ाद होता है तब तक तो यहाँ पे जितने भी जो भी, यानी कि इसमें तो 2 सदस्यों को शामिल किया जाता है, मगर 1944-45-46 तक लगभग यहाँ पे सारे सदस्यों को, भारतीयों को शामिल कर लिया जाता है। बस भारत के अंदर वायसराय ही अकेला एक सदस्य बच जाता है। तो भारत परिषद के अंदर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भारतीयों को दे दी जाती है आगे जाकर। इसके अलावा भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है और भारत के अंदर प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का आयोजन करवाया जाता है और महिलाओं को अधिकार दिया जाता है मत देने का। और भारत के अंदर जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली थी उसके अंदर विस्तार करके सिख और ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय को भी उसके अंदर शामिल कर दिया जाता है, यानी कि मुस्लिम भी इसमें शामिल हो जाते हैं, सिख भी हो जाते हैं, ईसाई भी हो जाते हैं, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय भी इसमें शामिल हो जाते हैं। इसके द्वारा केंद्र के अंदर द्वै सदनात्मक व्यवस्था लागू की जाती है, जिसके अंदर विधायिका बनाई जाती है। एक राज्य परिषद होती है और दूसरी विधान परिषद होती है। तो यहाँ पे जो राज्य परिषद, यानी कि जो राज्य परिषद होती है उसके सदस्यों की संख्या 60 है और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 145 है। प्रांतों को द्वैध शासन की स्थापना की जाती है, जिसको समाप्त किया जाता है दोस्तों 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1935 के अधिनियम में केंद्र के अंदर द्वैध शासन की स्थापना की जाएगी, जो हम आगे की वीडियो में समझेंगे। और इसके लिए केंद्र और प्रांतीय विषयों का पृथक विभाजन कर दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं और ट्रांसफर्ड जो सब्जेक्ट है उन दोनों का विभाजन कर दिया जाता है। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो है वो भारतीयों के साथ जो मंत्री परिषद बनाई गई थी उसमें शामिल कर दिए जाते हैं, और जो रिजर्व सब्जेक्ट है उसको वायसराय और अपनी परिषद के पास ये रिजर्व रख लेते हैं। 1 अप्रैल 1921 को कई सारे प्रांतों का गठन करके वहाँ पे ये व्यवस्था लागू की जाती है, बंगाल, मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश वगैरह वगैरह। इसके बाद द्वैध शासन का जन्म जाता दोस्तों लायनल कार्टिस को कहा जाता है। इनकी पुस्तक है डायर की, उसके अंदर ये इन्होंने सिद्धांत दिया था। भारत में लोक सेवा आयोग का गठन करने का प्रावधान किया जाता है, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है और बजट और केंद्र बजट और राज्य बजट को यहाँ पे विभाजित कर दिया जाता है। और प्रत्यक्ष चुनाव के लिए दोस्तों यहाँ पे संपत्ति और कर को आधार बनाया गया है। ये कई सारी चीज़ें हैं जो हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, और इसकी पीपीटी प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल इतिहास नामा को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इतिहास नामा में आपको इसकी पीपीटी मिल जाएगी। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है वो आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो थैंक यू, धन्यवाद।